प्रीत को क्या पता, उसने अटेंड ही नहीं की थी। तेरे पास दोबारा चांस है अब। साइंस का सिलेबस 10th में अगले हफ्ते खत्म हो रहा है, अटेंड कर ले। उस टाइम रह गई थी ना। पानी को भी 2 ही बच्चे थे बस। बलमी तो गई। सोने के दिन घर पे सोते ही रह गए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस, कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर डेवलप करते हैं, कैसे? सबसे उसको छोड़ो, क्या एंटरप्रेन्योर रातों रात आइडिया आया बन गए? यह स्पॉन्टेनियस होता है। पहले रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे आइडियाज में से एक आइडियाज को स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, फिर जाके पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, 100 तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं हम कुछ कर पाते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने एक वो खोला, बार पर ऐसी जगह पे खोला जहाँ पे 50 किलोमीटर से कोई बार नहीं था। अरे ये तो इंग्लिश की डॉक्टर की तरह हो गया। वो स्मोक वाला है, वो सिगरेट की उसको शॉप में वो खोल लेता है। तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पहले था, अब टीचर्स बताती है, पहले था। मैंने बताया था, मैंने इंग्लिश के टीचर ने बताया। हाँ, इंग्लिश के टीचर ने बताया था। मेरी कहानी सुना रहा है मेरे को। हमारे इंग्लिश के तो उसने बार खोला, 50 किलोमीटर भाई बहुत होता है। सोच कितना रश होता होगा। समझ गए हो? पूरे उत्तम नगर में ना, उत्तम नगर में पेट्रोल पंप नहीं है, बहुत जगह भी नहीं है। जगह खो गई तो जगह ना, वहाँ पे घर पेट्रोल पंप का ठेका लो, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। वहाँ पे कोई फायदा नहीं है बेटा, वहाँ के लोग द्वारका और विकासपुर जाते हैं पेट्रोल के लिए। बैटरी से जाए, जैसे मर्जी जाए, उनका पेट्रोल बहुत दूर से आता है और रास्ते में बस का टर्मिनल पड़ता है, रश बहुत होता है। अगर वहाँ खुल जाए तो सर वो अपने व्हीकल वहाँ आपको बंदे कम पड़ जाएंगे, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बात वही चल रही है, कोई भी एंटरप्रेन्योर रातों रात खाली आइडिया से नहीं बनता, बहुत सारे काम। पहला काम क्या करना पड़ता है? जैसे हमने ढूंढा उत्तम नगर में अपॉर्चुनिटी है, किसी गांव में बार नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। मैं पता नहीं कहाँ गया था, किसी हिली स्टेशन में गया, नहीं किसी गुरुद्वारे के उसमें गया था, तो उस एरिया में ना खाने पीने की सिर्फ 2 दुकानें थी, जो वो होता है स्नैक्स वगैरह, और वहाँ बहुत रश था क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, रहते हैं, स्नैक्स खाते हैं। वो नॉर्मल थे, बहुत स्वाद नहीं, बहुत बेकार नहीं खाए जा रहे थे। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, जिसके गया था मैं कहा अगर यहाँ पे हमने खोल दिया स्नैक्स कॉर्नर, मोमोज, चाप, ये वो वेज, क्योंकि गुरुद्वारे के बाहर खुलेगी, और दिल्ली से, लखनऊ से, लुधियाना से, कहाँ से लोग आते हैं, और ये सब तो सब लोग खाते हैं, और स्वाद बना दिया तो मौज ही मौज रहेगी, क्योंकि 2 ही दुकानें हैं। तो पहला क्या है? अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, अपॉर्चुनिटी को पहचानना, उसको स्कैन करना, एनालाइज करना, कि कई बार ना कोई बेकार सा आइडिया लगता है अपॉर्चुनिटी है, पर वो होती नहीं है। बहुत सोचना, पैसा वेस्ट होने से बचाना। और स्लो करियो, पढ़ो जी, मुश्किल वर्ड्स में से पूछो। क्या बेटा वीडियो चल रही है, जल्दी बोलो।
डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले सर आपको पता है आज ना गलत है। सर एक चीज एरिया कटा हुआ सारा उसका वो ये बस नॉर्मल वाला है ना डायरेक्ट हाफ इनटू डायगोनल लास्ट क्वेश्चन, अभी करिए। वो तो डिस्टेंस होने से हो जाएगा ना, D1 D2 से वो डिस्टेंस होगा उसमें। पागल है तू। भाई कटिंग पुटिंग करना सीखो, कॉमन लेना सीखो। चलो मैंने क्या बोला, मुश्किल वर्ड, सर ऑल्टरनेटिव अलग अलग पूछा था, पता चल गया। सेकंड ऑप्शन। Entrepreneurial opportunities have to be actively search, actively मतलब बहुत ढंग से सर्च करनी चाहिए। मैंने भी ना ये काम खोलने से पहले जो मेरा दूसरा काम था उसके साथ साथ साइड बिजनेस करने की चुल मची। एक दिन थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, मैं कहा चल कुछ करते हैं बढ़िया, तो साइबर कैफे चला गया। तब इंटरनेट मोबाइल पे कम होता था, सर्च वर्च किया, बहुत ढूंढा, एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई। एक किंडरगार्टन स्कूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं, केजी स्कूल जो होता है, नर्सरी स्कूल। पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर उसका सर्च करना शुरू किया। फिर एक स्कूल मिला जो अच्छी इस रेट पे फ्रेंचाइजी दे रहा था, उनसे मिला, चंडीगढ़ का था वो। उनके पास गया, मीटिंग करी, उन्होंने कहा कोई जगह ढूंढो, इतनी जगह होनी चाहिए, सब कुछ बताया, सामान वो देंगे वो देंगे वो देंगे। जगह ढूंढी, ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे आसपास कम स्कूल हो, ठीक है। जगह ढूंढी पर चुल थी ना, बचपना था, जगह ढूंढ ली। उस जगह किराया था 45,000 उस टाइम पर मंथ। वो जगह भी 250 गज थी ना, कोठियों में था, पॉश इलाका, क्योंकि जो स्कूल मेरा था उसकी फीस ज्यादा थी, तो पॉश इलाके में खोलेंगे। 2 घर छोड़ के शेमरॉक खुला हुआ था, पर जगह मिल नहीं रही थी, तो हमने कोई बात नहीं, शेमरॉक है, हाँ वहां में हम लड़ेंगे, ठीक है ना। बिजनेस स्टडी तब पढ़ी थोड़ी थी, दिमाग बचपना था। तो जगह ढूंढी, जगह के लिए मकान मालिक से बात करी, किराया नहीं दिया, पहले स्कूल को दिखानी थी, स्कूल को दिखाई कि यहाँ खोलना है, स्कूल ने सब कुछ देख लिया, एग्री हो गया। स्कूल का एग्रीमेंट हुआ, 4 लाख रुपए उनको एडवांस दिया फ्रेंचाइजी के, 4 लाख बाद दिया। 6 महीने का हो गया, 3 लाख रुपए मकान मालिक को एडवांस दिया, 7 लाख लग गया। स्कूल का रेनोवेशन स्टार्ट हो गया, पेंट वेंट स्टार्ट हुआ, गेट वेट शेडिंग वेडिंग शुरू हो गया। 1-2 महीने का काम था वो, 2 महीने बाद स्कूल खुल जाता। 2 महीने के काम में जब पैसे और खर्चने शुरू हुए, घर का सोना गिरवी हो गया, सब गिरवी के पापा से पैसे ले लिए, वो भी गिरवी हो गया, सब हो गया। पता नहीं 2 महीने के काम के, अभी 15 दिन काम स्टार्ट हुआ था, तब मैंने हिसाब लगाया कि यार एक बच्चे की फीस कितनी पड़ेगी, मैं कितनी मैक्सिमम फीस ले लूंगा। फिर मैंने मंथली कॉस्ट निकाली, अपनी कॉस्ट कि एक तो किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, लेबर होगी, टीचर होगी, ये हो गया वो हो गया। मेरा मंथली खर्चा इतना आ रहा था कि कम से कम मेरे पास 100 बच्चा होगा ना तो खाली खर्चा निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। 100 बच्चे में क्या आया मेरा, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट। उसके बाद 101 बच्चा होगा ना, वो मेरे को प्रॉफिट देगा। तो मेरे को दिमाग में लगा यार क्या 100 बच्चे एक नर्सरी के स्कूल में होते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने 8 लाख रुपए खर्चने के बाद की, समझ रहे हो, गलती समझ रहे हो, समझ रहे हो। और वो लोन, वो कर्जा चुकाने में मेरे 10 साल लग गए। फिर मैंने आइडिया ड्रॉप करा। सबसे पहले मैं गया लैंडलॉर्ड के पास, पापा को लेके गया, सुबह सुबह गया, उससे बात करी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है। उसने कहा ठीक है, सेकंड मंथ चल रहा है, सेकंड मंथ का मेरे को किराया दो, फर्स्ट का तो बाकी मैं रिफंड कर दूंगा। मान गया, चलो 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, 2 लाख में वापस आऊँ। फिर मैं स्कूल के पास बात की, स्कूल के एक सेंटर था यहाँ पे, उन्होंने कहा सर डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ो पहले, अगर आप टर्म से पहले 1 साल से पहले बैकआउट करते हो तो आपको पैसे वापस मिलेंगे 25,000 रुपए। वो 25,000 लेने में चंडीगढ़ गया, डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं ना पहले, जल्दबाजी, बचपना, चुल। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलती तुम में से कोई ना करे। एक जोश होता है जवानी का कि बिजनेस करना है, ये करना है, पैसा इकट्ठा हो गया तो खर्चने की जल्दी होती है, खासकर तू चुल होती है ना कि कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ, कुछ स्टॉक ले लूँ, ये कर लूँ, या बिजनेस करना है। बिजनेस करो, स्टॉक लो, बहुत स्क्रूटिनाइज करके, सोच समझ के, बहुत ज्यादा सोच समझ के। यहाँ वही लिखा है एक्टिवली सर्च, और ज्यादा सोचना समझना था एक्टिवली। मैंने एक पॉइंट देखा, हाँ प्रोड्यूसर,
समझ गए हो क्या? और फिर नुकसान, जो मेरा बिजनेस था वो करते करते नुकसान पूरा झेला मैंने। आधा नुकसान पापा ने झेला, आधा मैंने झेला। तो क्या हुआ? क्या किसका? तो स्कूल हो गया, वो तो खत्म हो गया ना। ये रहे बच्चे, मेरा स्कूल। ये नर्सरी के लिए। क्यों मैं आज बड़ी जगह किराए पे नहीं लेता? डरता हूँ मैं वो दिन से कि शायद मैं जगह किराए पे लूं। मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखे, किराया बदलते, जगह खाली करते रहते, वो जगह बदलते रहते, बच्चे फिर उनकी खत्म हो जाते हैं। छोटी जगह तो कम बच्चे पढ़ा लो, कम से कम अपनी जगह तो है ना। वो एक बार लॉस कहा चुका हूं ना मैं, तब से मेरी चुल थी कि एजुकेशन लाइन में जाना है। वो तो बंद हुआ जब, वो तो अलग बात थी ना, गवर्नमेंट ने बंद कराया। वो तो यही तो गेम है। पापा के थे, पापा ने कुछ भी नहीं कहा। पापा ने पहले समझाया था कि सोच समझ के कर, लेकिन बच्चा क्या होता है, जिद्दी। अब हम पापा बने, हमको पता लगता है ना। तुमको भी पता, तुम जिद्दी करते हो पेरेंट्स को, आपको नहीं पता, आपको क्या पता है, बोलते हो ना आप पीछे हट जाओ, आपको कुछ नहीं पता। जब खुद पेरेंट्स दोनों को पता लग जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि अभी मत कर, अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा और सोच ले, थोड़ा और रिसर्च कर ले। मैं कहा नहीं, हो गया, सब हो गया। फिर पेरेंट्स से मानते हैं बात को, बात क्लास में तो नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया। मम्मी पापा बैठे थे, मम्मी ने आप लोगों का कोई बात नहीं, आपने भी तो बहुत नुकसान किए होंगे लाइफ में, कोई बात नहीं। अब वो मारे, अब मेरे को मार देंगे, कूट देंगे तो कुछ होगा, पैसा आएगा, सबक तो मिला मेरे को। तो पापा ने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बिजनेस चेंज करते हुए एक बिजनेस स्टैंड किया है, तो नुकसान कर करके मैं सीखता हूँ। तो आज मेरे को इस बड़े सेंटर की जगह है, जरूरत है, मैं नहीं कर रहा हूँ, डर रहा हूँ मैं। आपको वो मिल गया ना, डर रहा हूँ ना, वो डर बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। मैंने ये सेंटर बनाया था, मैं बताया था, पहले ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल थी, 6 कुर्सियां थी, 6 बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने पहले दिन ही क्यों नहीं कुर्सियां लगा ली? क्योंकि पापा ने सब समझाया था कि काम ना छोटे से स्टार्ट करो, करते करते जब काम बड़ा होगा तो बड़ा करो। पहले तुमने बड़ा लाखों रुपए खर्च दिया, काम हुआ नहीं। तो मेरे को चाहिए था मैं किसी स्कूल में जॉब करता, सीखता, पहले काम समझता, या एक छोटे लेवल से कोई 15-20 हजार 10 हजार के किराए पे स्टार्ट करता, 10-15 बच्चों से, तो या अपने घर में स्टार्ट करता पहले। नहीं, मैं कहता, वो तो बिजनेस था मेरा, मैं कुछ करता ऐसा, या अपने घर में स्टार्ट, छोटे लेवल पे स्टार्ट करता, किंडरगार्टन, करते करते बच्चे बढ़ते, फिर मैं बढ़ाता उसको। मैंने स्टार्ट ही बहुत बड़े से कर दिया। ये नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? मैंने जो ऐसे का बिजनेस था 13 ईयर्स किया, 1500 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने, चला ना वो, जैसे से बढ़ता गया, पापा से वैसे मांगता गया। ये और इकट्ठे 5 लाख लगा दिए, 1500, फिर 10,000 और लगे, 20,000 लगे। पापा ने एक साल इन्वेस्टमेंट करते गए मेरे पे, 1 साल मेरे को प्रॉफिट में शुरू हो गया, मैंने उनसे मांगने बंद कर दिए। तो छोटे से बड़े पे आए ना हम। तो कभी भी बिजनेस करना है, बहुत कम से स्टार्ट करो, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वरना बंद हो जाएगा बस। तो नुकसान क्या होगा? लॉस हम कौन लॉस करते नहीं, होता है, कई करते हैं लॉस, कई करते भी है लॉस, और को पता है। लॉस नहीं करना चाहिए, लॉस। पढ़े आगे। 1 में रिलाय ऑन पर्सनल स्क्रीनिंग करो, मार्केट जाओ, डिमांड चेक करो, डिस्कवरी और इन्वेस्टमेंट। क्या जो तुम बनाने को सोच रहे हो, क्या वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है, या मार्केट में किस डिस्कवरी की जरूरत है। आगे पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स, एक्सपीरियंस हेल्प करेगा नहीं करेगा? हेल्प करेगा नहीं करेगा? अगर कोई कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा, वो क्लाइंट बन जाएगा, आपको और कॉन्टैक्ट दिखाएगा, और कॉन्टैक्ट दिखाएगा, समझ रहे हो। और अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन बहुत देर लगेगी आपको बिजनेस करने में। और एक्सपीरियंस, अगर ऑलरेडी किसी मैकेनिक की शॉप पे जॉब की है तो अपनी शॉप खोलने में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। फोटो कॉपी मशीन, तो जैसे अगर वो इन्वेंट हुए तो बाकी लोगों ने भी उसको कॉपी करके ट्राई दोबारा करना। आपने कहा था ना कि उसने पेटेंट लगा दिया। आज मैंने यहाँ तक पढ़ा है, ये वीडियो कल दिखाऊंगा, अपलोड नहीं किया।
हाँ आपने कहा था ना उसमें पेटेंट लगा दिया था बस। आगे को बोला था ना तुझे तो बता दो अभी तो फ्रैक्शन आ गया बहुत सारे प्रिंटर्स हैं वो कम हटा जब उसका टाइम पूरा होगा, मैच्योरेशन पूरी होगी उसकी। अगर वो नेसेसिटी है अगर उससे नेसेसिटी हो तो उसको पेटेंट लगाया। नहीं, मैंने बनाया, मैंने उसको बहुत साल की इन्वेंशन अपना 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 बहुत सारे साल दिए हैं, पैसा लगाया, दिमाग लगाया, तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने बनाया ना, पहले मैं कमाऊंगा फिर सब कमाएंगे, मेहनत मेरी है। बाकी लोग तो उसको कॉपी करेंगे ना। किसी बंदे ने, किसी कंपनी ने पहली बार टच स्क्रीन बनाया होगा, बाकी ने तो कॉपी करा ना। किसी ने एंड्रॉइड बनाया होगा, मार्केट तो बाकी बाद में आई ना। किसी ने पहली बार व्हाट्सएप बनाया होगा, बाकी सब बाद में आया ना। तो ये मेरे को मेरे दिमाग का पैसे का मिलना नहीं चाहिए, नहीं प्रॉफिट। पहले का टाइम पीरियड होता है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग उसमें स्लैब्स है, चीजों के अलग अलग चीजों के अलग अलग स्लैब्स है। इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, फूड्स का अलग है, सबका अलग अलग है, गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिसाइड होता है। कुछ नया आपने ऐसा कुछ कोई नाम आपका है या कुछ अलग से कोई, जैसे मैगी के अंदर जो मसाला डलता है वो सेम मसाला क्यों बना पाया आज की डेट में? क्योंकि उसकी जो मेन रेसिपी रिजर्व्ड है, मैगी बता नहीं सकता किसी को। KFC का हो गया, उसकी मेन रेसिपी रिजर्व्ड है, उसे पेटेंट कर रखी है ना। चलो आगे आगे बढ़ो, अमन आगे बढ़ो। तुम्हारी मर्जी, डेसिमल के बाद ना, इतना फर्क तो आना नहीं चाहिए। 22/7 3/1 पर तो होता है। तुम आगे करो, मैं 2 मिनट बाद देखता हूँ, ठीक है? कल मैथ्स करेंगे। आगे पढ़ो, आधा ऊपर है वाला, वही कॉलम दिखा तो है नीचे लास्ट लाइन में, देख डिटो सेम क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, 4 है, हो जाएंगे बंदा एक है ना। 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस के चेक होते हैं क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। नहीं जी, होते बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, 8:30 पौने 9 चला गया। उस तो पहले ही गया है, 8:30 तो पौने 9 कार गया है। नहीं वो नाल दूसरा फ्रेंड सीखा, आज दोनों कट्टे पड़ते पे सी, हो सकता है किसी कट्टे खान पीने चले जाए। ठीक, ओके। Alternatively, one may rely on published reports और rely depend, कि उस पर डिपेंड करना चाहिए। खुद की ऑब्जर्वेशन तो करो, लेकिन जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं काम उस पर भी डिपेंड कर सकते हैं। आगे पढ़े, पूरा पढ़ लो, क्या है इसमें कमी। टेक्सटाइल फैब्रिक होता है, उसका कोटा होता है। कहाँ लिखा है? टेक्सटाइल का कोटा क्या कर दिया है? फेज्ड आउट। WTO ने, WTO क्या करती है? वो तो हु होता है। क्या करती? पूरे वर्ल्ड में आपस में ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, गाइडलाइंस बनाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया तो किया क्या? इन्वेस्टमेंट, WTO, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैव बिकम फ्रीयर ऑफ। इसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन क्या कर दी, बाउंडेशन क्या कर दी, फ्री कर दी, हटा दी। टेक्सटाइल कोटा आर बीइंग, व्हाट आर कोटा?
देश पैसे रिजर्व होती है। वो तो उसका मतलब हुआ ना, यहाँ पे कोटा का मतलब क्या है? इंडिया अगर हैंडीक्राफ्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करना चाहता है, हमको किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करने से फायदा है कि इंपोर्ट? तो इंडिया चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर दूं, चाहेगा, पर वो चीज अमेरिका के लिए इंपोर्ट है। वो क्या चाहेगा कि ज्यादा इंपोर्ट ना करूं मैं इंडिया से, क्योंकि पैसा इंडिया के पास ज्यादा डॉलर्स में। तो अमेरिका ने क्या करा, कोटा लगा दिया, बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन, कि इतने किलोग्राम, इतनी क्वांटिटी से ऊपर इस साल इंपोर्ट टेक्सटाइल नहीं हो सकते। इससे फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? क्योंकि पहले डब्ल्यूटीओ ने क्या कि आपकी जो दो तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एक होता है टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो टेक्सटाइल को अमेरिका भेजने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी, टैक्स। तो एक टैक्स यहाँ पे लगा, एक टैक्स वहां पे भी लगा। तो वहां जब कपड़ा पहुंचा, महंगा होके पहुंचा, तो ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी डब्ल्यूटीओ ने कि यार थोड़ा कम कर दो, फ्री ट्रेड करो आपस में, बड़ा टैक्स दो लो, पर इलीगल या अनजस्टिफाइड मत लो। तो जब गवर्नमेंट अमेरिका को बोल देगी कि आप फालतू के टैक्स लेने बंद कर दो, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, पर वो चालाक, उन्होंने टैक्स तो कम कर दिया, कुछ चीज फ्री भी कर दी, पर कोटा लगा दिया कि इस लिमिट से ऊपर कपड़ा, टेक्सटाइल अमेरिका के अंदर इंडिया से नहीं। तो एक तरह से हमारी एक लिमिट पैदा होगी, उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आगे बढ़ो, टेक्सटाइल कोटा आर बीइंग फेज्ड आउट, इसको हटा दिया जा रहा है। एंड देयर आर, अब जब टेक्सटाइल कोटा हटा दिया गया पूरे वर्ल्ड में, तो अब इंडिया जितना मर्जी क्या कर सकती है। तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। तो क्या मैं टेक्सटाइल के बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं कि नहीं? अब कि तब? अब, क्योंकि तब तो कोटा था। कोटा का मतलब बाउंड्री या लिमिटेशन, लिख लो, लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। वो जो आप कोटा बोल रहे हो, ये वो वाला कोटा नहीं है। ये 12th में इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टरों में आएगा। इकोनॉमिक्स से तो पढ़ रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। Also find the distance between towns A and B. ये है इसलिए उसमें भी नहीं है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा ना, ये ऐसे बनाना पड़ेगा, ईस्टर्न और उसमें तो पूरा वो करना पड़ेगा। पाइथागोरस तो यहाँ का लगेगा पॉइंट्स दे दिए ना, डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए का पॉइंट क्या है देते हैं बेटा, ए का पॉइंट है कौन सा, ओरिजिन, ठीक है। हमको निकालना है, निकालना क्या पॉइंट, ए एंड बी, ए और बी। तो डिस्टेंस में से निकालो ना, मैं नॉर्थ ईस्ट का तो पूछ रहे थे, आ रहा है तो दिमाग ए और बी का निकालना ना, ये और ये, बस खत्म। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बस वही तो निकालने को बोला है सेकंड पार्ट में। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का डिस्टेंस तो वही है। अच्छा उन्होंने ए बी बस ऊपर ले लिया। वो कह रहा है अगर बी, वो बी की बता रहा है कि 36 किलोमीटर ईस्ट पे है और 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो 36 यहाँ से आया, 15 यहाँ से आया, हाँ सेव कर लिया मैंने। तो उन्होंने पॉइंट करा कि ये पॉइंट है, ऐसे आ रहा है। बात तो एक ही है, ड्राइंग बना के दिखाइए। पढ़ लो पूरा, आगे पढ़ लिया। कोटा क्या लिखा, मैक्सिमम लिमिट। चलो आगे, आगे क्या लिखा एग्जाम्पल, ग्लोबल आउटसोर्सिंग इज ऑन द, जहां पे टेक्सटाइल के कोटा कम कर दिए गए, वहां पे आउटसोर्सिंग क्या कर दी गई। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? टेक्सटाइल कोटा क्या किया गया और आउटसोर्सिंग क्या कर दी गई। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? शट अप। कॉल सेंटर लिखो, कॉल सेंटर को बीपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीओ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म?
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का जो प्रोसेस है वो खुद ना करके किसी और से, कॉल सेंटर में क्या होता है, वो फोन करते हैं ना दूर दूर, अलग अलग घंटे के, अपन ध्यान दे, अलग अलग घंटे के बीच में वो फोन करते हैं कि इसको जो इंडिया में कॉल सेंटर है वो क्या काम करते हैं, वो स्कैम करते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट, किसकी, इंश्योरेंस वगैरह, अरे माइक्रोफोन कंप्लेंट्स के रिस्पॉन्स। अमेरिकन कंपनीज के कॉल सेंटर यहाँ पे हैं। हाँ, कोई अमेरिका की कंपनी है, Amazon। उसके प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो कहाँ किसको बेचने हैं, इंडिया को कि अमेरिका को, इंडिया। अमेरिका को। अरे अमेरिका का यहाँ पे है ना। अमेरिकन कंपनी अमेरिका में है, अच्छा, उसके अपने प्रोडक्ट किसको बेचने हैं, अमेरिकन को। अमेरिकन हमें बेचेंगे ना। हाँ ना, वही तो। अमेरिकन यहाँ पे है, इंडिया में। अरे वहाँ के पास वो यहाँ पे जो है। हार्ड वर्किंग नहीं है, वो यहाँ जब आप चुप होके सुनोगे सब समझ आ जाएगा, पहले इनको जाने दो। अरे वहाँ पे जो लेबर है वो हार्ड वर्किंग। एक अमेरिका में मोबाइल कंपनी है, हाँ, मोबाइल मतलब एयरटेल वोडाफोन जैसे, उसने अपना नेटवर्क दिया किसको, अमेरिकन को। तो अमेरिकन को नेटवर्क दिया तो उसके कॉल सेंटर बनाने पड़ेंगे, कॉल्स, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वगैरह, तो वो कहाँ बनाएंगे, अमेरिका में। उनको पता लग गया कि इंडिया में लेबर और लैंड क्या है, क्या है, सस्ता। तो उन्होंने अपना कॉल सेंटर गुड़गांव में खोल दिया और हायर किया किसको, इंडियंस को। अब उसमें कॉल सेंटर रात को खुलता है, दिन में खुलता है, आपको क्योंकि वहां पे क्या है अमेरिका में, इसलिए रात में खुलता है, और कोई रीजन नहीं है। और यहाँ पे जो सुबह को सबर रखोगे। अब रात को तुम गए नौकरी करने, तुम वहां अमेरिकन इंग्लिश बोलोगे कि इंडियन इंग्लिश बोलोगे, अमेरिका इंग्लिश। एक्सेंट, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए, 12th फेल 12th पास सब चलता है, लेकिन क्या आना चाहिए, एक्सेंट। तो अगर आपने अमेरिकन एक्सेंट सीखी 2-3 महीने लगा के, आपने उनको इंटरव्यू क्लियर किया, आपको उन्होंने कॉलिंग पे लगा दिया, अब आपको जो कॉल आ रहा है वो अमेरिकन का आ रहा है, अमेरिका में बैठे हुए, उसको नहीं पता कि आप इंडियन हो, उसको नहीं पता। आप इंडिया के अंदर बैठ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एज एन अमेरिकन बन के। अमेरिका को क्या फायदा हुआ, उसके खर्चे कम हो रहे हैं। जो अगर ये बंदे वहां नौकरी करते तो सैलरी ज्यादा होती, डॉलर्स में होती, जितनी डॉलर्स वो एक बंदे की सैलरी में देते, यहाँ पे 10-15 निकल आते। वहां पे लैंड क्या, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे जब गुड़गांव में खोल, गुड़गांव खेत थे, फ्री के भाव मिले होंगे और बड़े बड़े कंपनियां बन गई। हमारे को फायदा क्या हुआ, हमने क्यों उनको इनवाइट किया, आ जाओ खोलो कौन, एम्प्लॉयमेंट। हमारे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोगों को क्या मिल रही जॉब, उनको मिल गई, दोनों कंट्रीज को फायदा हुआ। अब अमेरिका अपना काम हमसे करवा रहा है, हमें एक्स्ट्रा पैसे देके, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बाहर से तुम अगर स्कूल का प्रोजेक्ट मिलता है, तुम खुद ना करके अब किसी को पैसे नहीं कराते हो, आउटसोर्सिंग। अपना घर खुद पेंट ना करके किसी और से करवाते हो, आउटसोर्सिंग। अपना होमवर्क जैसे मम्मी से कराया तो क्या हुआ, वो आउटसोर्सिंग। जब भी कुछ काम कराया होगा, आरजा ने कराया है, हाँ कॉपी कंप्लीट, दोनों का हुआ। वहाँ पे उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पे हम लोग का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट हमारी जीडीपी बढ़ नहीं रही, दे रहे हैं। अब उनकी भी बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही है, दोनों का फायदा। अब इसमें लिखा है कि टेक्सटाइल कोटा क्या हो रहे हैं, खत्म, तो उससे बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। और लिखा क्या है, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। क्या इंडिया में खाली अमेरिका के बीपीओज हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, चाइना के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, कनाडा के भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज के हैं, तो जापान के भी हैं, जर्मनी के भी हैं। तो इतने सारी कंट्रीज ने इंडिया में क्या खोले हुए हैं, पूरा गुड़गांव नोएडा भर गया, पूना भर गया, बेंगलोर भर गया, चेन्नई भर गया। क्यों, क्योंकि लैंड और लेबर क्या है, सस्ती है। हम लोग 20,000 में काम करने को तैयार है, उनके लिए 20,000 $1 बन रहा है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी, हमारे लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ लिखा है क्या, ग्लोबल आउटसोर्सिंग ऑन द राइज है। इससे हमारे लिए बिजनेस खोलना इंपॉर्टेंट हुआ। मेरे वाइफ के कजन ने खोला, कॉल सेंटर में जॉब करी
5-6 साल जॉब करी, एक्सपीरियंस हुआ, खुद का कॉल सेंटर खोल दिया पार्टनरशिप में। आज 3 घर है उसके पास। मेरी मासी का भी कॉल सेंटर है। मासी खुश है। ये बात है उनके। पहले जॉब तो की होगी उन्होंने, सीखा तो होगा, ऐसे थोड़ी रोज मुंह उठा कॉल सेंटर खोल दिया। उसको पार्टनर को आता होगा, इन्होंने पैसे लगाए होंगे। आगे बस खत्म भी करते हैं। इंडिया ऑफर्स अ ह्यूज एंड वेरिड पूल ऑफ टेक्निकल। इंडिया के पास, वही तो बता रहा हूँ, इंडिया के पास एक पूल है, खजाना है, इसका टेक्निकल एम्प्लॉयज का। यहाँ पढ़े लिखे MBA करे और IIT करे लोग भरे पड़े, इनको जॉब, और वो कहाँ जाएंगे? कॉल सेंटर भी जा सकते हैं, दोनों जगह जा सकते हैं, यूट्यूब भी और कॉल सेंटर में। तो इंडिया के पास क्या टेक्निकल मैन पावर है, स्किल्स है, सस्ती है, तो मेक्स अ कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इनबाउंड ग्लोबल। इनबाउंड मतलब हमारे अंदर हुआ, आउटबाउंड अमेरिका के लिए है, इनबाउंड हमारे लिए। इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। IT सर्विसेज देने के लिए इंडिया माहिर। बेंगलोर में रश है, पूना में रश है, चेन्नई में रश है, गुड़गांव में रश है, नोएडा में रश है, सारे बिजनेस हब है, IT हब कहते हैं इसको। अगला पॉइंट क्या है? वेट। इतना ऐसे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, एक एक पैराग्राफ पढ़ोगे पूरे दिन में तो मैं उसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक पैराग्राफ। अभी तो 9:30 भी नहीं हुए हैं, ये 2 पैराग्राफ आया तो ये वाला पेज बस, मैं आगे नहीं पढ़ा, एक कराना है, ये हो पाएगा। उसके आगे में तो बढ़, मैं कर लूंगा चेक, लेता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग। 2 लाइनें पढ़ के समझाने की ट्राई करो, दिखाइए भाई। 2 लाइनें पढ़ो, पढ़ना है को बोला मैंने, टाइम तो खुद ही वेस्ट करते हो, मेरे को समझना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट, L निकाला था, 25 आया L, पाई आर एल प्लस पाई आर। ये पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड किया? पाई आर स्क्वायर कैसे? पेंट करने को बोला है। पाई आर एल 2 पाई आर एच, कॉमन क्या लिया? पाई आर एल प्लस 2H प्लस R। 2H, H कितना है सिलेंडर का? पक्का देख, फाइव 4 6 8.57। ठीक है, तू कह 3 डिजिट फर्क आ रहे हैं, एक ही तो फर्क आ रहा है, डेसिमल के पहले एक फर्क आ रहा है। डेसिमल की बात तो देखते ही नहीं ना भाई, वो तो फर्क आएगा ना डेसिमल से, ये चल जाएगा। दिख गया मेरे को, डेसिमल से पहले एक डिजिट फर्क आ रही है, वो 3.14 की वजह से। तो अगर आपको बोला लेने को, क्वेश्चन ने बोला लेने को, तो आपका ठीक है, आप बताओ, आप आगे बताओ। ये तो NCERT का क्वेश्चन है। CSA ऑफ सिलेंडर, TSA कैसे कर सकते हो? यहाँ पेंट हो सकता है, साइड साइड पे होगा, गलत कर रहा है ना, मैंने बताया था। एक तो हुआ CSA ऑफ सिलेंडर, साइड साइड पेंट कर लो, प्लस
मैंने पहली क्लास में कहा था वॉल्यूम में ये माइनस करते हैं, सरफेस एरिया में ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पेंट होगा ऐसे अंदर अंदर हाथ डाल के पेंट होगा, तो ये क्या हुआ सी एस ऑफ हेमिस्फीयर सी एस ऑफ प्लस साइड वाला सब यहाँ पे आ गया। जब भी सरफेस एरिया आएगा डिप्रेशन को क्या करते हैं ऐड, और ऊपर भी क्या करते हैं ऐड, माइनस नहीं करते। माइनस वॉल्यूम, इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम आ जाए, सिलेंडर माइनस 2 उसे माइनस कर दो। हाँ जी आ जाएगा बोला, और किसी उम्मीद भी नहीं है। दो कैंडिडेट रेडी है। तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर हम अपनी environment में आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारी है, तो हम लोग ध्यान से परखना चाहिए। सेकंड लाइन, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसमें यूज करना है। अपॉर्चुनिटी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी में से हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और इसके सप्लाई क्या है कम। क्रिएट, नया कुछ बनाओ, प्रोडक्ट वो लेगा, ट्रेड फेयर लगा हुआ ना, नया कुछ बनाते हैं वो लोग। गई नहीं कभी, रश होता है यार बड़ा। पापा को मिलते हैं पास, पास के बगैर तो मिला पासेस मिलते हैं थे। अब उनके बेटे पूरे इंडिया से और आसपास की कंट्रीज से कंपनीज आती हैं, उन्होंने कुछ नया इनोवेट किया होता है, वो स्टॉल, पागल है, वो स्टॉल्स लगाते हैं, फिर वो आप देखते हो घूम, अलग हर स्टेट के लोग आते हैं, हर स्टेट का अलग अलग वो होता है, डिपार्टमेंट होता है, वहां जाओ आपको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है, फिर आप परचेज भी कर सकते हो वहाँ का सामान। हर स्टेट अपनी अपनी क्वालिटी दिखाता है, फेयर ही तो है। कब तक लगा हुआ ट्रेड फेयर? चलो अगली लाइन बताएगा मनप्रीत। ओए अफगानी, अगली लाइन पढ़ाएगा मनप्रीत। इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या हो गया? मनप्रीत जो जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है इसमें हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम प्रोडक्ट बनाएं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम क्योंकि आसपास प्रोडक्ट वैसे सेम नहीं होंगे तो हम सबसे पहले इसका मतलब है ना जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो ऑलरेडी नहीं, जेनरिक है जो मार्केट में बेस प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे शूज का ब्रांड है प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, शू क्या है जेनरिक, कॉमन, मतलब तीनों क्या बेच रहे हैं। सेम प्रोडक्ट। अब ये इतना कंपटीशन शूज मार्केट में है, फिर भी आप अपने ब्रांड को एक एज अ डिफरेंशिएटर बता के जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ कर सकते हो, चाहे अपॉर्चुनिटी ना भी हो, कंपटीशन हो, तब भी आप अपने ब्रांड को बेचने के लिए कुछ कि मेरे शूज ये करते हैं, मेरे शूज ये करते हैं। जैसे आजकल लाइक कर रही है कि उसको विजुअलाइज करके दिखा रही है, उसको मतलब बेचने के लिए प्रेजेंटेशन हो गया, कुछ हो गया। शार्क टैंक में एक आया था, उसने शूज बनाए थे, वो धूप में कलर चेंज कर देते हैं। तो जेनरिक चीज क्या है, शूज, उसके अंदर उसने क्या डेवलप किया, डिफरेंशिएटर। कोई हाई हील्स करके कर रहा है, कोई पिलो फोम में कर रहा है, कोई कैसा, कोई लाइटें, कोई कुछ लगा रहा है ना। आइडिया पापा को बताओ, बिजनेस स्टार्ट करो। अरे जैसे एक शू है, उसके ऊपर हम जैसे साइड में सेट लगाएंगे, एक नहीं सेट लगाएंगे, अगर आप लोग को दूसरा कलर से तो वो सेट को ऊपर जो कलर है वो पीस निकाल देंगे। तो पीस कहाँ गया? अरे 3 टोटल हम लोग जैसे एक शू वो निकल के रख दिया घर पे, वो निकल के रख दिया घर पे पीस। ऊपर से हम लोग जिप वाला पीस निकलेगा कैसे बाहर? जिप तो खुलती है, बंद होती है या घूमेगी, तो पीस तो वही, जब एक ओपन होगा तो वो तो ऐसे होगा ना,
वो बाहर कैसे निकल? ऐसे होगा। पूरा कैसे ऊपर हो जाएगा जिप के? आज तुझे पता है तुमने स्कूल में ले दे के जिप बनाया, इसने देख कितना बढ़िया बनाया। तुमने ले दे के जिप बनाई। ले कैसे पता ही इस वाली टेंशन अच्छी थी। बिगाड़ भाई, आजकल की जो यूथ है ना, वो एक शूज के लिए तीन कलर के शूज लेना पसंद करता है। क्या हो गया मैं भाई? तो एक ही गलत है। किसी स्नीकर रेड सारे एक ही कलर के लेता है, तो फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, कलेक्शन होनी चाहिए। वार्डरोब होना चाहिए पूरा शूज का। भाई मैं छोटे छोटे मेरे को ब्लू कलर चाहता हूँ। चलो वो हमारी पढ़ाई नहीं है। आगे अगली लाइन, क्लियरली डिसीजन, मतलब कुछ नया नया कर, ओए छोड़ देंगे तो प्रैक्टिस भी मिलेगी। कुछ नया नया करके एक वाव इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। लिखा भी है यहाँ पे वाह, बेटा, वीक के लिखा है। छोड़ छोड़। वाव इम्पैक्ट है ना, कि कुछ आप बेटर करके दिखा सकते हो। चल ऑलरेडी चीज है, देखो ऑलरेडी स्पेक्स थे, लेंस कार्ड ने फ्लेक्सी निकाल दिए, हाँ, वाव इम्पैक्ट आ गया यार, ये तो बढ़िया मस्त चीज है, ये तो होनी चाहिए हमारे पास। ये तो वाव वाला वाव होना चाहिए। वाव वाला वाव। वो ऐसा ऐसा फ्रेज होता है, वाव इम्पैक्ट। आगे फिजिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी? इन्होंने एक पेज कहा था बाद में, कोई बात नहीं, उससे हम ले। यार सिलेबस लैग हो रहा है। फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबल वर्ड का मतलब आपका, आपको एक आइडिया समझ आया, आपने नीड देखी, आपने ग्रीड देखी, आपने रिक्वायरमेंट डिमांड देखी, फिर आपने देखा कि ये आपको बनाना आता है, आप ये कर सकते हो, पैसा कुछ हो गया। आपने फिजिबिलिटी तो देखी नहीं, फिजिबिलिटी कि आप जो बनाने वाले हो, क्या उसका रॉ मटेरियल बहुत दूर से तो नहीं आना, तो बैठे रहोगे। क्या वो रेगुलर आ पाएगा? क्या रोज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, थोड़े दिन के बाद मिलना बंद हो जाएगा, तो आपकी कंपनी क्या होगी? फिर आपने जहां फैक्ट्री खोली वहां से बेचने की मार्केट बहुत दूर तो नहीं है, तो आपको खर्चा क्या आएगा, कॉस्टिंग। तो कई बार ये चीजें आपने हिसाब किताब लगाई नहीं होती, तो ये भी हिसाब लगाना जरूरी है। तो मैं आप पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा। द प्रोडक्ट ऑफरिंग आइडिया मस्ट बी टेक्निकली पॉसिबल, फिजिबल का मतलब लिख लो, पॉसिबल, दैट इट शुड बी पॉसिबल, लिखा मतलब लिखी दिया उन्होंने आगे, इट शुड बी पॉसिबल विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट आइडिया इनटू, रियलिटी। तो खाली आइडिया को रियल में कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए, खाली ये ना हो कि ऐसी कोई सोचा और वो जिप खोली तो अलग ही ना हो पाया। फोकल आइडिया, फेक आइडिया किसी काम का नहीं होगा। नजर लग गई। किसमें कैसी फिगर? इंडस्ट्री में लग नहीं लगती। दिमाग में लगे। ये वीडियो है क्या? अच्छा, लेकिन दिमाग में ऐसे ना, कुछ और आइडिया नहीं। भाई तो दिखाने देगा। लार्ज डायमीटर 10 हो गया। कौन सी क्या कर लेगा? अब इसके अंदर ओपन कैमरा। पहले आपको एरिया निकालना है। एरिया निकलेगा CSO हेमिस्फीयर प्लस ये माइनस बेस एरिया क्यों हुआ? उसके ऊपर अटैच है। तो तूने CS से लिया, तो CSA में तो बेस वैसे भी नहीं होता। अगर TS से लेगा तो एरिया माइनस करेगा ना बेस का। बता, मुझे लगा 5 जना। सबसे पहले ले TSA ऑफ स्क्वायर क्यूब। TSA में कितनी साइड्स आ गई? 6 आ गई, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये पेंट हो गया। जो ये वाली साइड है, ये ऊपर से क्या होगा, एक स्क्वायर, और ऊपर से ये क्या होगा, एक ये जो साइड है ये वाली सर्कल, ऐसी होगी। तो यहाँ पेंट नहीं कर सकता, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर माइनस सर्कल, और ये वाला ओए, ये वाला स्क्वायर, हो गया। मैंने ओए बोला उसके बाद ही बोल रहा है। ये स्क्वायर का जो साइड है छठी, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है कि नहीं? TS है ना, दोबारा ऐड करने की जरूरत है नहीं, पर ये सर्कल क्या करने की जरूरत है, माइनस। क्या ये सर्कल पहले ऐड किया था हमने? नहीं, पर अब फिर ये माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सर्कल पेंट नहीं हो पा रहा। तो ना यहाँ ऐड करूंगा ना यहाँ ऐड करोगे, सिर्फ एक बार माइनस पाई आर स्क्वायर। TS में 6 साइड्स आ गई बेटा, वही तो छठी साइड ये रही। चल तो 5 साइड लेगा, तो यहाँ पेंट नहीं कर सकता,
इसके लिए क्या निकालेगा, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, तो ये छठी साइड होती होगी 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बन गया, ये सही है, जो मर्जी कराओ आंसर सही आएगा। ये एनसीईआरटी में भाई तू 5 साइड लेगा प्लस ये स्क्वायर माइनस ये किया तो ये स्क्वायर तो ऐड हो ही गया इनडायरेक्टली, तो 6a स्क्वायर तो हो ही गया, सीधा टीएसए लो, टीएसए प्लस ये माइनस सर्कल, याद कर ले एनसीईआरटी में भी है। इसमें आगे प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या होता प्रोजेक्टेड कॉस्ट की जो आपने फ्यूचर में सोचा कि क्या, हाँ और पढ़ो जल्दी पढ़ो। ये खाली टेक्निकली फिजिबल नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिटेबल होने चाहिए कि खर्चा ये ना हो कि पैसा लग, अरे लोगों की अफोर्डेबिलिटी अपनी देखनी होती है कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो होना चाहिए, ये ना हो कि हमने ऐसा कोई काम कर दिया हो खुद ही लॉस में आ गए हो। ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल, इकोनॉमिकली पॉसिबल, फॉरसिबल का मतलब फोर्सिएबल, जिसको फोर्सी कर सकते हो, फ्यूचर में एनालाइज कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में देख सकते हो, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो। कमर्शियली, कमर्शियल वायबिलिटी, कमर्शियल मतलब कि सामान लाना ले जाना आसान हो उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन। और देखो कौन से महंगे महंगे वर्ड्स आ रहे हैं, फाइनेंशियली वायबल, ये ना हो कि तुमने जो काम करो उसके लोन ही ना मिले, कोई शेयर होल्डर पैसा लगाए ही ना, ऐसा काम मत खोलो ना कोई, उसकी जगह बिल्डिंग। अगर नाउ डेज में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी कंसर्न मतलब ओनर के, हाँ नाउ डेज में लिखा है कि एनवायरनमेंट का कंसर्न भी और लीगल कंसर्न भी देखना जरूरी हो गया कि आप कुछ ऐसा काम ना कर रहे हो, आपका आइडिया कोई ऐसा ना हो जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता हो और लॉ के क्या हो, हाँ कि बैठे बैठे आइडिया है कि दुबई में गोल्ड सस्ता यहाँ के बेचो, तो हो तो ट्रेडिंग रही है पर हो तो स्मगलिंग रही है, लॉ अलाउड नहीं करता। और वैसे ये कर सकते हैं मगर ऐसे रोज जैसे देना बल्क में खरीद के लो, इतने बल्क में तुम गवर्नमेंट ने लिमिट तय कर रखी है जान के, उससे ऊपर तुम लेके नहीं आ सकते, तो उसको लाने में खर्चा ज्यादा आ जाता है। जब तक तुम बल्क में नहीं लेके आओगे तो फायदा कैसे होगा। स्मगलिंग मतलब किसी और कंट्री से लेके आना और बेचना। कोई इलीगल चीज को बहुत सस्ते दाम पे लाके बहुत महंगे बेच रहा है। एक पायलट ही कर रहा था, उसकी ट्रॉली के अंदर किसी ऑफिस का लगा था, स्टील के अंदर उसने इसमें 3.1 लिया तो उसमें अलग आ सर ऐसे कॉस्ट अलग आ जाएगी ना पूरी 3.1 जो इन्होंने लिया वही ले ले चल। 3.14 का कैलकुलेशन हो जाएगा 22.7 से कटिंग हो रही है, फायदा तो एक ही बात है। हो सकता है कि बोर्ड्स में लिखा हो इन्होंने लिखा ना हो। ये लोग क्यों नहीं पाते चल रही है चलो भी वीडियो बंद करो, सर ऐसे हो सकता है वीडियो बंद कर।